हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या मीनिंग होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? इसका सिंपल सा मीनिंग है वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। देखिए कैसे। मान लो मैंने आज किसी से 1,00,000 रुपीज लोन लिया और उसने मुझे 10% इंटरेस्ट पे लोन दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो 1,00,000 का पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बना? 10,000। और आफ्टर 1 ईयर मैंने उसको अमाउंट वापस कर दिया। तो जब मैंने वापस किया तो कितना वापस किया? 1,10,000। तो आप देखिए जिसकी वैल्यू आज 1,00,000 है उसकी 1 ईयर के बाद वैल्यू कितनी है? 1,10,000। और यही वैल्यू ऑफ मनी कहता है। क्या कहता है? वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड्स। वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड्स। Value of money means that value of money is different in different time of periods. कहता the value of money received today is more than the value of same amount receivable at some other time in future. अच्छा, मैं किसी को कहता हूं यार मैंने 1,00,000 रुपीज तुम आज लोगे या 1 साल बाद लोगे? तो आप सबको मालूम है हर कोई किसको प्रेफर करेगा? आज को। ठीक है पहले यहां तक। तो इसलिए उसने बोला द वैल्यू ऑफ मनी रिसीव टूडे इज मोर देन वैल्यू ऑफ सेम अमाउंट रिसीवेबल एट सम अदर टाइम इन फ्यूचर। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने किसी को 1 ईयर के बाद 1,00,000 रुपीज देने हैं। इसका मतलब आज उसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन रुपीज 1,00,000 होगी। ऐसा क्यों भाई? मैंने किसी को 1 साल बाद 1,10,000 देने हैं तो इसका मतलब मैंने उससे लिए कितने होंगे? 1,00,000। ऐसे अगर मैंने किसी को आफ्टर 1 ईयर कितने देने हैं? 1,00,000 देने हैं तो मैंने उससे लिए क्या होंगे? लेस देन 1,00,000। अब उसने क्या किया? इस अमाउंट को और इस अमाउंट का लिंक बना दिया। क्या लिंक बनाया? कहता द वैल्यू ऑफ मनी रिसीव टूडे आज इज मोर देन द वैल्यू ऑफ सेम अमाउंट रिसीवेबल, सेम अमाउंट, ये ध्यान रखना, रिसीवेबल एट सम अदर टाइम इन फ्यूचर। तो यस, ये उसके ज्यादा ही होगी क्योंकि इस वैल्यू की जो आज वैल्यू है वो लेस देन 1,00,000 है। इसलिए ये कह रहा है कि जो टुडे की वैल्यू है वो फ्यूचर की सेम अमाउंट की जो वैल्यू होगी उससे क्या होगी? ज्यादा होगी। सबको क्लियर हो गया? आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए जो मैंने आज 1,00,000 लिया इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू। जो मैंने आज उससे अमाउंट लिया 1,00,000 रुपीज, इसे क्या बोला जाता है? प्रेजेंट वैल्यू। और उसको मैं वापस आफ्टर 1 ईयर कितना दे रहा हूं? 1,10,000। उसे बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू। क्लियर है पहले यहां तक? और जब हम प्रेजेंट वैल्यू से क्या कैलकुलेट करते हैं? फ्यूचर वैल्यू। जब हम प्रेजेंट वैल्यू से क्या कैलकुलेट करते हैं? फ्यूचर वैल्यू। तो उसको बोला जाता है कंपाउंडिंग टेक्निक। उसे क्या बोला जाता है? कंपाउंडिंग टेक्निक। सबको समझ में आया? हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी और हमें कैलकुलेट क्या करनी होगी? फ्यूचर वैल्यू। तो उस टेक्निक को क्या बोला जाता है? कंपाउंडिंग टेक्निक। अच्छा, आपको यह भी हो सकता है कि मैं आपको बता दूं कि मुझे आफ्टर 1 ईयर कितने देने हैं? 1,10,000। तो बताइए कि उसकी आज की वैल्यू क्या होगी?
यानी क्वेश्चन में यह भी कहा जा सकता है कि आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, आप उससे क्या निकालिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। तो उस टेक्निक को बोला जाता है डिस्काउंटिंग टेक्निक। क्या बोला जाता है उसको, डिस्काउंटिंग टेक्निक। अब खुद सोचो, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जा रहे हो, जिसकी वैल्यू आज 1 लाख है, तो फ्यूचर में वैल्यू ज्यादा होगी ना, इसलिए वर्ड क्या आया, कंपाउंडिंग, है ना। और अब फ्यूचर से सोचिए, अगर जिसकी फ्यूचर की वैल्यू 1,10,000 है, तो उसकी आज वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इसलिए वर्ड क्या आया, डिस्काउंटिंग। सबको मीनिंग क्लियर हुआ। कंपाउंड का मतलब वो अमाउंट इंक्रीज होने वाला है फ्यूचर में जाके, और डिस्काउंट का मतलब है कि फ्यूचर से प्रेजेंट पे आ रहे हो तो वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, इसलिए वर्ड क्या आया, डिस्काउंटिंग। तो यहाँ देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वन कंपाउंडिंग टेक्निक एंड सेकेंड इज डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। सॉरी, आगे ध्यान दीजिए। टेक्निक के बाद अब हम पहली टेक्निक सीखने जा रहे हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक। और कंपाउंडिंग टेक्निक में हमको पहले ही बता दिया हमने क्या करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी और हमें कैलकुलेट क्या करनी होगी, फ्यूचर वैल्यू, यही वो बता रहा है। कंपाउंडिंग टेक्निक इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब इस टेक्निक के अंदर ना टोटल 4 केसेस है आपके। इस टेक्निक के अंदर टोटल कितने केसेस है आपके, 4 केसेस। फर्स्ट केस में आपको 2 फॉर्मूले सीखने हैं, बाकी सब में आपको एक एक ही सीखना है। फर्स्ट केस में आपको टोटल कितने फॉर्मूले सीखने हैं, 2, और बाकियों में कितने सीखना है आपको, एक एक ही सीखना है। ठीक है, पहले यहां तक। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टेक्निक शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं। वैसे टोटल 4 नेम क्या क्या है, पहला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो, सेकंड है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो, फिर है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो, फिर है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। हम इसके बारे में एक्सप्लेन भी तभी करेंगे जब ये हेडिंग स्टार्ट होगी। तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट हेडिंग की बात कर रहे हैं। इसके अंदर 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला आपका ये है और एक फॉर्मूला आपका ये है। फर्स्ट फॉर्मूला कहता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यानी हमें निकालनी क्या है, फ्यूचर वैल्यू, ये पीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, सीवीएफ क्या है, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, आर का मतलब यहां पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और एन का मतलब क्या है आपका, टाइम पीरियड से। देखिए इसको समझिए। मान लीजिए आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 3 लाख। प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 लाख। मान लीजिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%। जब उसके बाद एन दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ ईयर्स मान लो दिया हुआ है 5 ईयर्स। आपको कैलकुलेट क्या करनी है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यानी गिवन क्या क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5 ईयर्स। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि मैंने 3 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट किए मान लीजिए, और रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है ये 8%। ना भी लिखा हो तो इसको याद रखना, ये हमेशा पर एनम होता है और कंपाउंडिंग होता है। ये 8% पर एनम और कंपाउंडिंग, ये याद रखना है आपको। लिखा है तो भी कंपाउंडिंग, नहीं लिखा तो भी कंपाउंडिंग। ठीक है, पहले याद है 8% पर एनम कंपाउंडिंग है, और आपसे कहा जाता है कि आप क्या कैलकुलेट करो, फ्यूचर वैल्यू। पहले हेडिंग के उधर ध्यान दो। उसने बोला हमें फ्यूचर वैल्यू तो निकालना है, लेकिन सिंगल। सिंगल का मतलब आपने एक बार ही दिया ना, आपने 3 लाख रुपीस डिपॉजिट किए मान लीजिए बैंक में, और बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है 8% पर एनम, और आपको आप पूछना चाहते हो कि 5 ईयर के बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल का मतलब आप 1 टाइम दोगे। फॉर्मूला लिखे पहले,
फॉर्मूला कहता है प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आर एन। फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 3 लाख। कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आपको मालूम है, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पहले लिखना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% और नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं आपको 5। उसके लिए आपको टेबल पे जाना पड़ेगा, तो हम टेबल पे जा रहे हैं। आप अपनी बुक के पीछे आपको टेबल दी होती है, मैंने उसी की फोटो खींच के इसमें डाली हुई है, तो मैं आपको वो टेबल दिखा रहा हूं। पहले हमें देखना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है और हमारा जो इंटरेस्ट था वो कितना था 8% था। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था 8%, तो हम 8% में देखेंगे। और कितने ईयर्स के लिए था 5 ईयर्स के लिए ना, तो 1 2 3 4 5। ये पीछे देखिए आपको, ये आपको ईयर्स दिए होते हैं, ठीक है, और ये परसेंटेज दी होती है। तो जो आपकी परसेंटेज है आप वो लीजिए और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप वो लीजिए। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखें तो हमारा कितना था 8% है, इसलिए हम 8% पे आगे रुक गए। और नंबर ऑफ ईयर्स आपको मालूम है कितने दिए हुए हमें 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स में जाना पड़ेगा। तो 5 ईयर्स के लिए मैं काउंट कर रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग 1 से है, तो 1 2 3 4 5 कितना है 1.469। कितना अमाउंट है 1.469। तो बस ये वैल्यू में पुट कर देंगे 1.469। 3 लाख इंटू 1.469। और इसलिए जो टेबल देखी गई वो टेबल देखी गई A1। इसके लिए जो टेबल देखी गई वो टेबल कौन सी देखी गई है A1, लिखा होता है उसके ऊपर A1। तो यहां लिख रहा हूं मैं आपके लिए, इसके लिए जो हम टेबल देखेंगे वो A1, ठीक है। पहले यहां तक तो आपको 3 लाख इंटू 1.469 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका अमाउंट आ जाता है 3 लाख इंटू 1.469, तो ये आता है 4,40,700। 4,40,700। क्लियर सबको पहले यहां तक? आगे देखिए, इसका 2 फॉर्मूले होते हैं। आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, मर्जी आपकी होती है, चाहे आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अब ये फॉर्मूला कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, देखिए वही क्वेश्चन दोबारा से ले रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू थी हमारी 3 लाख, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 8%। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, यहां पर 8 डिवाइड बाय 100 तो ये आ जाएगा 0.08। वहां सोल्व करने की जरूरत नहीं, वहां सीधा 8% लिख सकते थे, लेकिन यहां दिखाना पड़ेगा 0.08। एंड नंबर ऑफ ईयर्स 5। निकालना क्या आपको फ्यूचर वैल्यू। चलिए तो हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला लगाते हुए, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर। आर में आपको पता है 0.08, सीधा 8% नहीं लिखोगे, 8% सोल्व करने के बाद पावर 5। प्रेजेंट वैल्यू आपको मालूम है गिवन है कितनी 3 लाख,
उसके बाद 1 ये दोनों प्लस करोगे तो 1.08 की पावर 5। अब इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लीजिए। 1.08 इंटू 1.08 इंटू दबाइए, फिर इक्वल दबाइए, और इक्वल फिर और 3 बार और दबा दीजिए। क्लियर है पहले यहां तक? फिर दोबारा से बता रहा हूं कैसे करना है। कैलकुलेटर में आपको पहले 1.08 लिखना है, ओके, इंटू दबाना है और फिर इक्वल दबाना है। तो आपको मालूम है 2 बार तो आपने कर लिया, और इक्वल आपको और कितनी बार दबाना है? 3 बार। तो यह आता है 1.469। ये कितना आ जाता है? 1.469। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 लाख इंटू 1.469, तो देख लीजिए वही अमाउंट आ गया, 4,40,700। कभी कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ जाता है, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि टेबल में आपको डिजिट जो होते हैं वो 3 तक ही दिए होते हैं। कैलकुलेटर वो पूरे डिजिट ले लेता है कई बार, तो इसलिए क्वेश्चन में कई बार ये डिफरेंस भी आ जाता है, 50 रुपीज का, कई बार 1 रुपीज का, और कई बार नहीं भी आता। तो ये अगर आप भी 3 डिजिट ले रहे हो तो फर्क नहीं आने वाला। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आप कैलकुलेटर में जो अमाउंट आया हुआ था उसी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आंसर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है पहले यहां तक? तो ये आपका फर्स्ट था, कौन सा? सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो। तो दोनों फॉर्मूले आमने सामने रख रहा हूं मैं। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू को कंपाउंड वैल्यू फैक्टर से, और इसके लिए टेबल आपको कौन सी देखनी पड़ती है? A1। इसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा टेबल से अमाउंट मिल जाता है आपको। तो इसके लिए टेबल होती है A1, और ये आप सोल्व करते हो विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आपकी मर्जी, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन हम प्रेफरेंस जो दे रहे हैं इसको दे रहे हैं। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। कहता है मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट किए ₹50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 6%। तो आपको मालूम है प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 50,000, क्योंकि डिपॉजिट कर रहा है तो इसका मतलब आज डिपॉजिट कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 6%। अगर टेबल से कर दो इतना ही काफी है, लेकिन अगर आप उससे कर रहे हो कैलकुलेटर से तो फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? 6 डिवाइडेड बाय 100, 0.06। टेबल के लिए इतना काफी है, और अगर आप कैलकुलेटर से सोल्व कर रहे हो तो 0.06। एन नंबर ऑफ ईयर्स 5। निकालना क्या आपको? फ्यूचर वैल्यू। तो ये हमारा पहला कैलकुलेटर से अगर आप सोल्व करना चाहते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। आर आपको मालूम है, मैंने पहले बता दिया था 0.06 पावर 5, क्योंकि एन गिवन आपको कितने? 5। फॉर्मूले पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसको चाहो तो आप टेबल से भी सोल्व कर सकते हैं। यहां उसमें बस क्या है? कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। और अगर आप दोनों देखो तो देखो दोनों वैल्यू मोस्टली सेम आती है। क्लियर है पहले यहां तक? लेकिन कई बार क्या होता है, ये वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जैसे इन्होंने कई बार वैल्यू अप्रोक्सीमेट ही नहीं की होती टेबल में, तो वहां फिर थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। ये फर्क 1 रुपीज से लेकर 1000 तक जा सकता है, डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर कि अमाउंट कितना बड़ा है आपका। क्लियर है पहले यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। आप कोई भी मेथड लगा के सोल्व कर सकते हैं इसको। अब है सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो। सीरीज का मतलब क्या है? पिछली बार आपने एक बार डिपॉजिट किया था ना, अब आप डिपॉजिट एक बार नहीं करोगे, एक से ज्यादा बार करोगे। वो 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, और इवन 10 टाइम्स भी हो सकता है। फॉर्मूला क्या है इसमें अगर देखा, अब हम जो लगाएंगे वो टेबल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, अब कैलकुलेटर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसमें जो आपका ये आता है एन्युटी अमाउंट। एन्युटी अमाउंट का मतलब ये होता है इक्वल कैश
फ्लो। एन्युटी अमाउंट का मतलब क्या है? इक्वल कैश फ्लो इनटू कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। पीछे आपने टेबल देखी थी ना, वो थी कंपाउंड वैल्यू फैक्टर की। कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर के लिए जो टेबल यूज होती है वो होती है A2, और वैसी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा और वैसे ही नंबर ऑफ ईयर्स दिए होंगे, लेकिन वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, पहले आता है। और जब A1 टेबल खत्म हो जाती है तो उसके बाद ही A2 स्टार्ट होगी, फिर A2 खत्म हो जाएगी तो A3 स्टार्ट होगी, फिर A3 खत्म हो जाएगी तो फिर आपकी A4 स्टार्ट होगी। ठीक है, पहले यहां तक। तो इक्वल कैश फ्लो का मतलब एन्युटी अमाउंट इनटू कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। FV मतलब फ्यूचर वैल्यू, CVF का मतलब बता दिया कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, R का मतलब आपको पहले से मालूम है परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N का मतलब आपको मालूम है टाइम पीरियड्स। इसमें एक ही फॉर्मूला है और ये आपका सेकंड स्टार्ट हो गया है। यानी पहला था आपका सिंगल वाला और सेकंड आपका इक्वल सीरीज वाला है, और इक्वल सीरीज को हम एन्युटी भी बोलते हैं। ये देखिए, कहता है 5 ईयर एन्युटी है, और एन्युटी का मतलब ही यही होता है इक्वल ऑफ ₹6,000 पर ईयर इज डिपॉजिट इन ए बैंक। इसमें आपको एक चीज और समझनी है। इसका मतलब है आपने जो 6,000 डिपॉजिट कराया है ना, कि जब तक क्वेश्चन क्लियर ना करे, ये हमेशा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर होता है। फर्स्ट टाइम आपने 6,000 यहां डिपॉजिट कराया, सेकेंड टाइम आपने यहां डिपॉजिट कराया, फिर आपने यहां डिपॉजिट कराया, फिर आपने यहां डिपॉजिट कराया, और फिर आपने यहां डिपॉजिट कराया। कितने टाइम्स आपने डिपॉजिट कराया? 5 ईयर्स। ये आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर, ये आपका थर्ड ईयर, ये आपका फोर्थ ईयर, ये आपका फिफ्थ ईयर। और आपको जो फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है ना, वो निकालनी होती है यहां पर। सबको समझ में आ रही है? क्वेश्चन में जब भी एन्युटी दी होती है, जब तक क्वेश्चन ना बोले, वो हमेशा क्या लेके चलते हैं? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं हुआ ये कि कब से है, लेकिन क्वेश्चन में अगर क्लियर मेंशन नहीं है तो ये आपको याद रखना है कि आपको हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर ही लेके चलना है। उसके आपको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 8%। और नंबर ऑफ ईयर्स आपको मालूम है 5 ईयर। फाइंड द टोटल अमाउंट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर एट द एंड। ये एट द एंड का मतलब फिफ्थ ईयर, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। ये अंडरस्टूड है? सबको क्लियर है? पहले यहां तक फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फॉर्मूला हमने बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 8%, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5। और इसके लिए आपको टेबल देखनी पड़ेगी बच्चों, वो टेबल देखनी पड़ेगी आपको A2। इसलिए जो टेबल देखनी पड़ेगी वो आपको देखनी पड़ेगी टेबल A2। क्लियर है? पहले यहां तक हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए, आ गया फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। उसके बाद आपको पता है एन्युटी अमाउंट कितना है पर ईयर? 6,000, तो हमने लिख दिया 6,000। उसके बाद कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर। आर आपको मालूम है कितने परसेंट है? 8%। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए हैं? 5। उसके बाद आप टेबल में जाइए, पीछे अपनी बुक खोल लीजिए, पीछे टेबल में जाइए, A2 टेबल, और A2 टेबल में जाकर सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढिए। 8%, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? 8%। 8% में आपको कौन से रो में जाना है? फिफ्थ ईयर में। लिखा हुआ है पीरियड, बिल्कुल फर्स्ट कॉलम में लिखा होता है पीरियड, उसके अकॉर्डिंग आपको फिफ्थ में जाना है, और फिफ्थ में जाके देख लिया आपको मिल जाएगा 5.867। बस ये आपको उठा के यहां लिख देना है 5.867, और उसको आप क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 6,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 5.867 से। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आता है? 35,202।
कितना आता है 35,202। ये आपका सेकंड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड शुरू हो गया। ये आपका पहला कौन सा था, सिंगल। सेकंड कौन सा था, इक्वल। अब देखो क्या है, अनइक्वल। अब आप देख लीजिए, अब आपका क्या है, अनइक्वल। क्वेश्चन देखिए, पहले कहता है कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ पेमेंट एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉलोइंग सीरीज ऑफ पेमेंट क्या क्या बता रहा है, कहता है ₹1000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देखो बता दिया ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ₹2000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फिर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर और एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। एंड अमाउंट क्या क्या है, पहला अमाउंट आपका है 1000 का, फिर है आपका 2000, फिर 3000, फिर 4000 और फिर 5000। और इसके लिए फॉर्मूला नहीं, आपको टेबल बनानी पड़ती है और टेबल से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, ये आपकी टेबल बनेगी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। पहले आप टेबल बना लीजिए। ईयर 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ईयर है। अमाउंट फर्स्ट आपको पता है 1000, सेकंड है 2000, थर्ड है 3000, फोर्थ है 4000 और 5 है 5000। ये कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको समझा रहा हूं। इसके लिए आपको टेबल फिर से मालूम है कौन सी देखनी है, अब फिर से देखनी है टेबल A1। ठीक है, पहले आता यानी फर्स्ट के लिए भी आपने टेबल कौन सी देखी थी, A1। फिर सेकंड मेथड है, उसके लिए टेबल कौन सी देखी, A2। अब थर्ड आ गया, थर्ड में और सेकंड में क्या फर्क है, थर्ड में भी इंस्टॉलमेंट है, सेकंड में भी इंस्टॉलमेंट है। सेकंड में इक्वल इंस्टॉलमेंट है और थर्ड में क्या है आपका, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा और कोई मेथड नहीं है आपके पास। उसके बाद आपको क्या निकालनी होती है, फ्यूचर वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी इसको और इसको, जो आपका ये निकल के आएगा, ये फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगी। देखो कैसे, 1.464 इंटू 1000 ये आ जाएगा, 1.331 इंटू 2000 ये आ जाएगा। लेकिन ये कहां से आया, टेबल A1 से। अब ये देखोगे कैसे, ये आपको मैं समझा रहा हूं। पहले आप टेबल नंबर A1 पे पहुंच जाइए। हाँ जी, पहुंच गए टेबल नंबर A1 पे। एक मिनट, जिसको मैं ठीक कर लूं। तो कैसे टेबल देखोगे आप, पहले आपको मैं डायग्राम से समझा रहा हूं और ये समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि इससे क्या होगा, आप बहुत से बहुत टफ क्वेश्चन भी बहुत इजी से सोल्व कर लोगे। पहले 5 ईयर बना रहे हैं। पहली पेमेंट यहां दी है, सेकंड यहां दी है, थर्ड यहां दी है, फोर्थ यहां दी है और फिफ्थ यहां दी है। पहली पेमेंट आपने की है 1000, दूसरी दी है आपने 2000, तीसरी दी है आपने 3000, 4000 और 5000। मैं आपको टेबल बता रहा हूं, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। थर्ड टेबल कैसे लोगे आप, तो ध्यान से सुनना बच्चों। आपको मालूम है, आपको जो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, वो यहां कैलकुलेट करनी है। यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करनी है, फ्यूचर वैल्यू। अब जरा देखिए, ये आपका पहले वाला कितने ईयर कंपाउंड हुआ। यहां से अगर देखा जाए तो फर्स्ट, चलो ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे लिखते हैं। यहां से यहां तक जाने के लिए कितने ईयर लगे इसको, 1 2 3 4, तो इसके लिए लगे 4 ईयर। अगला देखिए, सेकंड के लिए यहां से यहां जाने के लिए कितने साल लगे, 3 इयर्स।
इसको यहां जाने के लिए कितने लगे, 2 इयर्स, और इसके लिए कितना लगा यहां से यहां जाने के लिए, 1 ईयर। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? यानी फिर से समझाता हूं इसको। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, हमें पहुंचना है यहां पर फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि इसी वैल्यू पे निकालना है। अगर हम इसको यहां लेके जा रहे हैं तो आपको मालूम है कितने ईयर लग गए इसको, 4 ईयर। अगर इसको लेके जा रहे हैं यहां तक तो इसको कितने लग गए, 3 इयर्स। इसको कितने लगे, 2 इयर्स। इसको कितने लगे, 1 ईयर। और इसको कितना लगा, 0 ईयर। यानी जब आप 1000 के लिए देखोगे तो 4th ईयर में देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक बनते हैं कितने बच्चों, 4 ईयर। यहां से यहां तक कितने बनते हैं, 3 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर। यानी पहले वाले के लिए आपको जो कंपाउंड वैल्यू देखनी है वो कौन सी ईयर के लिए देखनी है, 4 ईयर के लिए। इसके लिए कौन सी देखनी है आपको, 3 ईयर के लिए, 3rd ईयर वाली। इसके लिए 2nd ईयर के लिए। इसके लिए 1st ईयर वाली। इसके लिए 0। कई बुक्स में आपको ना 0 की वैल्यू दी नहीं होती है, आपका स्टार्ट ही 1 से होता है। जब 0 हो ना तो याद रखना उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.000, यानी सिंपल 1। सबको समझ में आ गया पहले यहां तक? चलिए देखिए, अब आप टेबल में जाइए जरा। A1 टेबल में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितने परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%। तो 10% में आ जाइए। इसके लिए आपको पता है ये 1st ईयर में उसने पैसा डिपॉजिट किया एंड में, तो 5th ईयर तक इसको कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 4 इयर्स का। इसलिए यहां पर जब देखेंगे वो 4th ईयर वाली देखेंगे। देख लीजिए 4th ईयर में कितना आपका 1.464 है। इसमें जो मिला कितने साल का इंटरेस्ट मिला, क्योंकि ये 2nd ईयर के एंड में डिपॉजिट किया तो 5th ईयर तक पहुंचने में इसको कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल का। तो 3rd ईयर का, इसमें 2nd ईयर का, इसमें 1st ईयर का, और इसमें 0 ईयर का। और मैंने अभी बताया आपको 0 ईयर का क्या होता है, 1.000। सबको समझ में आ गया पहले यहां तक? अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो निकल के आएगी आपकी फ्यूचर वैल्यू निकल आएगी एट द एंड ऑफ 5th ईयर। क्योंकि ये भी किस में निकल आई, 5th में, ये भी 5th में, क्योंकि एक अमाउंट तो है नहीं है, 5 इंस्टॉलमेंट है, जिससे इसका टोटल करके आपका आंसर आएगा। सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखिए जरा। हम चाहते तो इक्वल वाले को भी ऐसे सोल्व कर सकते थे। जो आपने इक्वल वाला क्वेश्चन पीछे किया है, ये भी क्वेश्चन किया ना आपने, ये वाला, ये इक्वल वाला था ना, देखो यही 6000 पर ईयर। चाहते तो इसको भी किससे बना सकते थे, टेबुलर मेथड से। देखो कैसे, पहले ईयर लिख लिया आपने 1 2 3 4 5, फिर हमने अमाउंट लिख लिया 6000 6000 6000 6000 6000। क्यों? क्योंकि इक्वल है। अब कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आपको पता है, इसके लिए जो देखना पड़ेगा 4 ईयर, क्योंकि इसमें 4 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा आपको। इसके लिए वही चीज दोबारा से 3rd ईयर के लिए, इसके लिए 2nd ईयर, इसके लिए और 0 ईयर। सबको समझ में आ रहा है पहले यहां तक? मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर कितना आ गया, 35216। थोड़ा सा फर्क आएगा आंसर में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये कई बार अप्रोक्सीमेट नहीं करते। अगर पिछला आंसर देखें तो हमारा कितना था, 35202। पिछली बार अगर आंसर देखें तो हमारा कितना था, 35202। और बुक में भी इसलिए कई बार दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि कई बार वो कैलकुलेटर से सोल्व कर देते हैं। इनके लिए वो यूज करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि इनके लिए जो यूज किया जाता है, कौन सा यूज किया जाता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर वो यूज करते हैं, उससे वो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए।
तो हमारा यहां आ रहा है 35216 और पहले कितना आ रहा था 35202। तो मैंने आपको पहले ही बताया था 1 रुपीज से लेकर 1000 तक अमाउंट का डिफरेंस आता है, डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर। तो वो नॉर्मल है, इतना एक्सेप्ट किया जाएगा। सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से सुनना है। देखो सुनिए जरा ध्यान से। देखो मैंने आपको कहा था अभी कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ तो हम हमेशा क्या लेके चलते हैं कि अमाउंट हम कब डिपॉजिट कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है पहले याद रख। लेकिन कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि वो एंड में नहीं कर रहे, वो किस में कर रहे हैं, बिगिनिंग में कर रहे हैं। 1000 1000 1000 1000 इक्वल अमाउंट भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। इक्वल के लिए आपको पता फॉर्मूला लगता है, अनइक्वल के लिए आपको टेबल से करना पड़ता है, बस इतना ही फर्क है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, बिगिनिंग में कर रहा है। तो इससे क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस क्या आता है। मैं आपको दोनों बना देता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। फिर से बता रहा हूं, ये इक्वल के लिए भी हो सकता है और अनइक्वल के लिए भी हो सकता है। आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं दोनों बना रहा हूं। मैं अभी इक्वल अमाउंट ही लेके चल रहा हूं। 5000 5000 5000 5000 5000। सॉरी, ये बिगिनिंग में होता है। यहां पे आपको आंसर निकालना है, फ्यूचर वैल्यू यहां पे आपको कैलकुलेट करनी है। ये होती है एन्युटी, यानी आपने पहले साल के एंड में डिपॉजिट किया, फिर सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ ईयर के एंड में। ये है एन्युटी। एन्युटी ड्यू क्या है, आपने फर्स्ट ईयर के एंड में नहीं किया, बिगिनिंग में किया, सेकंड ईयर के बिगिनिंग में, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में और फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में। और दोनों का आंसर सेम तो आ ही नहीं सकता, है ना। देखो कैसे सेम नहीं आएगा। जब यहां पर करोगे तो आपको पता है कितने ईयर के लिए करना पड़ेगा। अब यहां से देखोगे 1 एक साल हुआ, 2 3 4 4 ईयर के लिए। इस पे करोगे तो 3 ईयर के लिए, इस पे करोगे तो 2 ईयर के लिए, इस पे करोगे 1 ईयर के लिए, इस पे करोगे तो 0 के लिए। इसके लिए करोगे 0 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए और 4 ईयर के लिए। अब जरा इधर देखो जरा, यहां जब करोगे यहां तक एक साल तो ये पूरा हो गया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो पता कितने साल के लिए आपको कंपाउंड करना पड़ेगा, 5 ईयर के लिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगला 3 ईयर के लिए, अगला 2 ईयर के लिए, अगला 1 ईयर के लिए, सॉरी 4 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए और ये 1 ईयर के लिए। तो इसलिए आंसर भी क्या हो जाता है, चेंज। और इसी को बोला जाता है बच्चों एन्युटी ड्यू। इसी को क्या बोला जाता है, एन्युटी ड्यू। क्या तो क्वेश्चन में वर्ड आ जाएगा एन्युटी ड्यू, ये आपको बता देगा कि जो वो फर्स्ट ईयर की जो पेमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यह वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। देखो ये होता है फर्स्ट, ये आपका होता है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ऐसे यहां भी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन इसको पता क्या बोला जाता है, जीरो। तो वो बोल सकता है एट 0 ईयर। तो इसका मतलब समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है बच्चों,
एन्युटी ड्यू की। सबको मेरी बात क्लियर हो रही है पहले यहां तक? या तो बोल देगा पेमेंट स्टार्टिंग नाउ, मतलब अभी से, ये अभी हो गया ना, और इसमें नाउ है नहीं, इसमें तो आफ्टर 1 ईयर है, तो ये हो जाएगा एन्युटी, और ये वाला आपके लिए क्या हो जाएगा? एन्युटी ड्यू। पहले हम एन्युटी ड्यू में भी फिर से वही दो चीजें हैं, मैंने आपको फिर वही रिपीट कर रहा हूं, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। इक्वल के लिए फॉर्मूला लगता है, अनइक्वल के लिए टेबल से होगा। देखिए जरा, when the cash flow occur at the end of each period, the annuity called a regular annuity or a deferred annuity. If the cash flow occur at the beginning of each period, the annuity is called annuity due. सबको मीनिंग समझ में आ गया? यही तो मैंने आपको समझाया, दोनों में यही फर्क है। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर हो रही है तो इसका मतलब वो रेगुलर एन्युटी या सिंपल कह सकते हो एन्युटी। लेकिन अगर एन्युटी कब हो रही है? हर ईयर के बिगिनिंग में, तो उसको क्या बोला जाता है? एन्युटी ड्यू। फॉर्मूला इसका क्या होता है? इतना फॉर्मूला तो आप बच्चे यूज करते ही थे, इतना फॉर्मूला तो आप यूज कर ही रहे थे ना। इनटू क्या कर देते हैं? 1 प्लस आर। और याद रखना, ये इसका मतलब ही क्या होता है? ये इक्वल के लिए है। ये किसके लिए? इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए। ठीक है, पहले यहां तक। अनइक्वल के लिए आपको पता है फॉर्मूला ही नहीं लगता, उसके बाद आपको किससे सोल्व करना पड़ेगा? टेबल से। तो बस टेबल बनाइए, सोल्व कर दीजिए। और इतना हिस्सा आपका और ऐड हो गया। किसकी वजह से ऐड हुआ? एन्युटी ड्यू की वजह से। सबको समझ में आ गया अच्छे से? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको मेरी बात भी समझ में आ जाएगी। एफ भी आपको पता है फ्यूचर वैल्यू है, सी भी आपको पता है कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, आर को सारा फॉर्मूला तो वही है, बस इनटू क्या किया है? 1 प्लस आर। इनटू आपने क्या किया है? 1 प्लस आर। कहता है मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट किए हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। समझ में आ गया पहले यहां तक? देखो बोल दिया ना उसने, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर साल की वो कब पेमेंट कर रहा है? बिगिनिंग में। यानी आपको मालूम है आपकी जो पेमेंट होती है 5 ईयर्स के लिए, ठीक है? यानी जो इंस्टॉलमेंट कर रहा है वो कितने के लिए कर रहा है? 5 ईयर्स के लिए। एंड में बताया लास्ट में, तो 20,000, सॉरी यहां नहीं दिया उसने, 20,000 यहां दिया है, फिर 20 यहां दिए, फिर 20 यहां दिए, फिर 20 यहां दिए, फिर 20 यहां दिए। यानी इसके कितने साल के लिए कंपाउंड होगा? 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। ये क्यों बता रहा हूं पता है? अगर आप टेबलर मेथड से सोल्व करना चाहो, लेकिन इस समय तो आपको पता हम टेबलर से करेंगे नहीं, हम तो किससे करेंगे? फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो चलिए फॉर्मूले से सोल्व कर रहे हैं। यही फॉर्मूला आपको मैंने बताया। उसके बाद सोल्व कर दिया आपने। यहां पर 8% 5 ईयर्स मालूम है, और 1 प्लस आर मतलब 1 प्लस 0.08। सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अभी हमने देखा भी था 8% पीछे टेबल, आपको मालूम है ना कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर के लिए टेबल कौन सी देखनी पड़ती है? 8-2। कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर के लिए टेबल कौन सी देखनी पड़ती है? 8-2। और पहली A1 किसके लिए देखनी पड़ती है? कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। ये मैंने टेबल से भी सोल्व किया हुआ है, अगर आप टेबल से समझना चाहो तो। आंसर में फर्क भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है। इसमें और इसमें जो आंसर में क्या फर्क आया? हाँ यस, फर्क आया। यहां 727 आया और वहां पर कितना आया? 700 आया, तो 27 रुपीज का फर्क आ गया। वो आएगा क्योंकि हम टेबल के लिए सिर्फ 3 डिजिट तक लेते हैं। ठीक है, पहले यहां तक। चलिए आगे ध्यान दीजिए। ईयर लिख लीजिए 1 2 3 4 5। आपको पता है 20,000 कितनी बार डिपॉजिट किया? 5 टाइम्स। अब आपको पता है ये फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कर दिया, तो इसलिए जिसमें कंपाउंड किया जाएगा, पता कितने ईयर्स के लिए किया जाएगा? 5 ईयर के लिए। ये
4, ये 3, ये 2 और ये 1 ईयर के लिए। उसके बाद आप टेबल पे चले जाइए। अब आप जो टेबल देखोगे, आप सबको मालूम है, अब टेबल कंपाउंड वैल्यू फैक्टर है, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर नहीं है। तो टेबल कौन सी देखी जाएगी? A1। टेबल कौन सी देखी जाएगी? A1। तो चलिए A1 पे जाइए टेबल में, और कौन सी परसेंटेज पे चले जाओगे बच्चों? परसेंटेज है आपकी 8%। तो 8% में सबसे पहले 5 ईयर पे रुकिए। 5 ईयर पे 1.469 देख लीजिए, उसके बाद 1.360, उसके बाद फिर 1.260, बस फिर तो वापस आते रहना है 1.166 और 1.080। सबको क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई करोगे फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, टोटल कर दोगे आपको फ्यूचर वैल्यू, टोटल फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स।